गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का एचवीएससी क्वेश्चन पेपर 2022 का सेट ए डिस्कस करेंगे। सेट ए के फर्स्ट पार्ट को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमें यहाँ पर जो गिवन डेटा है उसको चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम हमें गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 50 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसे कैलकुलेट करना है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 0.40 केल्विन। यहाँ पर चेक कीजिए। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अगर हमें डायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मोलर मास जो हमें कैलकुलेट करना है सॉल्यूट का, उसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है M2 इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल TF इंटू W1। देखिए यहाँ पर KF आपके पास क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट 5.12। ठीक है, और जो W2 है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट है 1 ग्राम। 1000 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 50 ग्राम है ना, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। और 0.40 आपके पास क्या है? चेंज इन डिप्रेशन टेम्परेचर। देखिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है ना, और डेल TF आपके पास क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। वैल्यूज को पुट करने के बाद इन्हें सॉल्व करके हमारे पास मोलर मास की जो वैल्यू आती है वो है 256 ग्राम मोल इनवर्स। जो मोलर मास है सॉल्यूट का वो कितना है? 256 ग्राम मोल इनवर्स। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द डेंसिटी ऑफ लेक वाटर इज 1.25 ग्राम ml इनवर्स। अगर लेक वाटर की जो डेंसिटी है वो क्या है? 1.25 ग्राम ml इनवर्स एंड कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na पॉजिटिव आयन। और वाटर में जो सोडियम आयन है वो कितने हैं? 92 ग्राम है पर किलोग्राम ऑफ वाटर। 1 किलोग्राम वाटर में कितने हैं? 92 ग्राम सोडियम आयन है, सोडियम 1 पॉजिटिव आयन है। तो हमें यहाँ से मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं तो मास अपॉन मोलर मास, मास गिवन है ना हमें सोडियम 1 पॉजिटिव आयन का, और मोलर मास कितना रहेगा? 23। इसके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होने से इसके मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करने पर 4 मोल आ जाएंगे आपके पास। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर। अब वाटर आपके पास क्या है? सॉल्वेंट है। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट करेंगे और मास ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 मोलल। ठीक है, ये हमारे पास मोलैलिटी की वैल्यू है किसके लिए? सोडियम 1 पॉजिटिव आयंस के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम रेट कांस्टेंट 200 सेकंड इनवर्स। अगर हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो वैल्यू पुट करेंगे 200, जो हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 200 सेकंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.45 इंटू 10 टू पावर -3 सेकंड। जो हाफ लाइफ टाइम है कितना आ जाएगा? 3.45 इंटू 10 टू पावर -3 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। आंसर है इसके लिए, इन दिस रिएक्शन थैलेमाइड इज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटेड विद इथेनॉलिक सॉल्यूशन KOH टू फॉर्म पोटासियम थैलेमाइड। देखिए इस रिएक्शन में हम थैलेमाइड की रिएक्शन सबसे पहले इथेनॉलिक सॉल्यूशन KOH के साथ करेंगे। यहाँ पर चेक कीजिए, ये हमारे पास थैलेमाइड है, इसकी रिएक्शन KOH के साथ हो रही है एल्कोहलिक मीडियम में। यहाँ से हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम क्या है? पोटासियम थैलेमाइड। पोटासियम थैलेमाइड। उसके बाद देखिए, पोटासियम थैलेमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद एल्काइल हैलाइड गिव एन एल्काइल थैलेमाइड। जैसे हम एल्काइल हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा एन एल्काइल थैलेमाइड। एन पर एल्काइल ग्रुप अटैच है और ये थैलेमाइड। ठीक है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप में होगी, तो हाइड्रोलिसिस होते ही ये प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर चेक कीजिए, जैसी हाइड्रोलिसिस हुई है तो यहाँ पर ये प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर्स फॉर 20 मिनट्स। व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। कैथोड पर निकल का कितना मास डिपॉजिट होगा, ये हमसे पूछा गया है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। देखिए जितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी सॉल्यूशन में से वो हमारे पास है I इंटू टी। आई है इंटू टी, तो आई हमारे पास वैल्यू है 5 और टाइम कितना है? 20 मिनट्स। 20 को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया और आंसर आ गया 6000 कूलम। ठीक है, ये हमारे पास क्यू की वैल्यू है, जो चार्ज है उसकी वैल्यू है। इलेक्ट्रोड रिएक्शन हमारे पास है जहां पर निकल 2 पॉजिटिव से निकल में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से गेन कर रहा है। ये तो कहा गया है कितना मास डिपॉजिट होगा निकल पर। ठीक है, तो यहाँ पर निकल इलेक्ट्रॉन्स को गेन ही तो करेगा, तो रिडक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर चेक कीजिए 2 इंटू 96500, ये 2 क्या है? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 फेराडे चार्ज कितना मास डिपॉजिट कर रहा है? 1 मोल। और 1 मोल में कितना मास है हमारे पास? 58.7 ग्राम, जो इतने चार्ज के द्वारा डिपॉजिट हो रहा है। हमारे पास चार्ज कितना है? 6000 कूलम। तो 6000 जो कूलम चार्ज है ये कितना मास डिपॉजिट कर रहा है? देखिए 58.7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500 इंटू 6000। ठीक है, तो 1.825 हमारे पास आंसर आता है इस टोटल वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, तो इतने ग्राम निकल का मास डिपॉजिट होता है किस पर? कैथोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। हमें यहाँ पर रीजन देना है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो सामान्यतः कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन सॉलिड स्टेट आर कलर्ड। अगर हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें, मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स मतलब ज्यादातर जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में भी शो हो जाते हैं कलर्ड। दिस इज ड्यू टू, इसका रीजन क्या है? पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट। वो लाइट का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट। द एब्जॉर्ब लाइट, जो एब्जॉर्ब लाइट है, जो लाइट उन्होंने एब्जॉर्ब की, वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट करती है हायर एनर्जी लेवल में, वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट होते हैं हायर एनर्जी लेवल में। ठीक है, सेम डी सब शेल,
सिंस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर्स विद इन द डी ऑर्बिटल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस दे आर कॉल्ड डीडी ट्रांजिशन। तो डी मेन जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास है डीडी ट्रांजिशन, जिसकी वजह से कलर्ड जनरेशन होता है। इट इज बिकॉज दीज डीडी ट्रांजिशन अकरिंग इन ए ट्रांजिशन मेटल आयंस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट दे अपीयर कलर्ड। तो डीडी ट्रांजिशन की वजह से ही ट्रांजिशन मेटल्स आयंस एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट के अकॉर्डिंग क्या दिखाई देते हैं, कलर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक क्यूएच। जब एन ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्शन करता है एल्कोहलिक क्यूएच के साथ, तो रिएक्शन हमारे पास है CH3 CH2 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 Cl। ये एन ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये क्यूएच के साथ रिएक्शन कर रहा है, लेकिन मीडियम कौन सा है, एल्कोहलिक। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर एल्कोहलिक मीडियम हो तो वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, यहाँ से हेलोजन ग्रुप डिटैच हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन, तो डीहाइड्रो हेलोजनेशन प्रोसेस होगी। तो यहाँ से पूरा की पूरा ये हेलोजन और हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है जी। सेकंड है ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जैसे ही हम ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ से प्रिपेयर हो जाता है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। थर्ड है इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जैसे हम इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के थ्रू ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। हमें इथेनॉल से इथीन प्रिपेयर करना है, उसकी मैकेनिज्म लिखनी है हमें। ठीक है, और मैकेनिज्म में जो प्रोसेस है वो कौन सी है, एसिड डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन। तो देखिए फर्स्ट स्टेप है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, क्योंकि ये एक एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन है तो हम एसिड यूज करते हैं H2SO4 को। ठीक है, तो यहाँ पर H पॉजिटिव जनरेशन होगा, तो ये H पॉजिटिव आयन किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस लोन पेयर के साथ अटैच हो जाएगा। तो एक तरह से हमने एल्कोहल का क्या कर दिया है, प्रोटोनेशन कर दिया है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये प्रोटोन है, ये इस पर अटैच हो गया है। सेकंड स्टेप है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर चेक कीजिए, जब हाइड्रोजन ऐड हो गया, हमने एल्कोहल का प्रोटोनेशन कर दिया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर। अब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से कंपाउंड अनस्टेबल है, और हम जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो गया, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि क्या है, कार्बोकेटाइन है। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, थर्ड स्टेप देखिए फॉर्मेशन ऑफ इथीन। अब इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए ये जो हमारे पास 3 हाइड्रोजन थे, 2 and 1, ठीक है, 3 हाइड्रोजन हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन कोई भी इनमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पार्टिसिपेशन में आ जाएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस मैकेनिज्म में, जिसमें 3 स्टेप है, सबसे पहला स्टेप कौन सा था, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और है फॉर्मेशन ऑफ इथीन। तो हमने यहाँ पर एल्कोहल से इथीन को प्रिपेयर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। हमें यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो देखिए ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, ठीक है, और यहाँ पर अल का मतलब एल्डिहाइड, तो फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड हो गया, और थर्ड कार्बन जो हमारे पास है उस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी मतलब OH। अब आप यहाँ पर चेक करें कि 2 फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ OH को तो हम ऑल बोलते हैं, लेकिन यहाँ हाइड्रोक्सी बोला गया है। तो ये रूल है एनसीईआरटी में, जब भी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप यूज होते हैं तो एक को मेजर माना जाता है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड को प्रेफरेंस दिया गया है और इसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह अटैच किया गया है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह इसकी नेमिंग होगी, तो ये प्रीफिक्स के तौर पे आएगा 3 हाइड्रोक्सी। इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है डिस्क्राइब कैनिजारो रिएक्शन। एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। जो भी एल्डिहाइड्स हमारे पास है उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है कैनिजारो रिएक्शन की। अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इस तरह का एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिजारो रिएक्शन में खुद का ऑक्सीडेशन कर लेता है और खुद का ही रिडक्शन कर लेता है। ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली। जब भी हम उसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ कराते हैं, एल्कली मतलब बेस। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, वाइल अनदर इज ऑक्सीडाइज, और दूसरा ऑक्सीडाइज होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर रिएक्शन चेक की जाए तो यहाँ पर 2 मोल हमने यूज किए हैं किसके, फॉर्मल्डिहाइड के। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली है KOH, CH3OH, यहाँ से अल्कोहल में कन्वर्जन हुआ है। सबसे पहले एक मॉलिक्यूल का, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इन दिस रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस टू अल्कोहल, वो अल्कोहल में रिड्यूस हुआ है। ठीक है, और दूसरा ऑक्सीडाइज हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो यहाँ पर पोटासियम फॉर्मेट सेकंड कंपाउंड हमारे पास प्रिपेयर हुआ है। थर्ड पार्ट है डिस्क्राइब क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। देखिए व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। जब भी हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं, लेकिन वो 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स के बीच में होनी चाहिए या 2 डिफरेंट कीटोन्स के बीच में होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल। ठीक है, इट इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। तो यहाँ पर चेक कीजिए, 2 डिफरेंट हमने एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिए। ठीक है, फर्स्ट इसके NaOH के साथ रिएक्शन होगी, सेकंड स्टेप में से हिट किया जाएगा। फर्स्ट स्टेप में NaOH के साथ रिएक्शन होने पर ये एल्डोल प्रोडक्ट बनाएगा और क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, और जैसे हीट करेंगे तो वो एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने दोनों ही स्टेप एक ही स्टेप में कंप्लीट कर लिए, मतलब फर्स्ट स्टेप यहाँ पर NaOH के साथ रिएक्शन है और सेकंड स्टेप में हीट हो रहा है, तो यहाँ से हमें सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट तो ये 2 मिलेंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, जब एक बार तो 2 मॉलिक्यूल CH3CHO के ही एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, इसे सेल्फ एल्डोल भी कह देते हैं। सेल्फ एल्डोल का मतलब है ये मॉलिक्यूल खुद के साथ रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये मॉलिक्यूल खुद के साथ रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे, इसको हम बोलेंगे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। इस क्वेश्चन के और में एक क्वेश्चन है CH3CO CH3 ऑन रिएक्टिंग विद द फॉलोइंग विल गिव व्हाट प्रोडक्ट। जब हम एसीटोन की रिएक्शन
इन डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ कराते हैं, NH2OH, HCN, NH2, NHCO, NH2, इन सब के साथ कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है? देखिए, जब हम कीटोन की रिएक्शन NH2OH के साथ कराते हैं, हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ कराते हैं, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है ऑक्साइन। यहाँ पर चेक कीजिए, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे और ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है जी। और ये जो नाइट्रोजन है डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाएगा कार्बन के साथ। इसी तरह से HCN के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ एडिशन रिएक्शन होगी। एडिशन में यहाँ ऑक्सीजन के साथ तो हाइड्रोजन ऐड हो गया है और कार्बन के साथ CN ऐड हो गया है, साइनोहाइड्रिन यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या प्रिपेयर हुआ है? साइनोहाइड्रिन। थर्ड में आप चेक कीजिए, थर्ड में NH2, NHCO, NH2, ये हमारे पास है सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड की रिएक्शन जब कीटोन के साथ करेंगे तो यहाँ से सेमी कार्बेजोन प्रिपेयर होगा। सेमी कार्बेजोन सेम रिएक्शन है, H2 यहाँ से निकलेगा और ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, H2O का एलिमिनेशन होगा और यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा सेमी कार्बेजोन। ये जो नाइट्रोजन है ये डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाएगा कार्बन के साथ। देखिए कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये वाला देखिए NH, फिर CO, फिर NH2, तो ये सेमी कार्बेजोन प्रिपेयर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें यहाँ पर ये रिएक्शंस क्वेश्चन पेपर में गिवन थी इनकम्प्लीट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हमें गिवन था क्वेश्चन पेपर में। तो जैसे हम बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सी रिएक्शन है? गाटरमान कोच रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, गाटरमान कोच रिएक्शन। सेकंड है जिसमें हम एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, तो ये देखिए रिडक्शन होगा यहाँ पर। इस रिएक्शन का नाम है रोजनमुंड रिडक्शन, जिसमें हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं पैलेडियम और BaSO4 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो ये जो एसिड क्लोराइड है ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में, बेंजल्डिहाइड में ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर के सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। देखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस हैविंग सेम। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की कंडीशन हमें पूछी है कि उन सॉल्यूशंस में क्या सेम होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं उनमें ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर द गिवन सेल रिएक्शन, हमें सेल रिएक्शन गिवन है Mg2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव टू Cu। ठीक है, अब 4 ऑप्शंस चेक करते हैं। Mg एज कैथोड, सेकंड है Cu एज कैथोड, थर्ड है Cu इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो ध्यान से समझिए, लेफ्ट साइड में जो बीकर होता है वो किसके लिए यूज होता है? एनोड के लिए। एनोड के लिए वो बीकर यूज होता है। तो जो मैग्नीशियम है वो एनोड है हमारे पास, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब जो राइट में होता है बीकर, राइट में जो कॉपर रॉड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंटेशन है, इसमें जो राइट में मेटल रॉड लिखी जाती है वो किसके लिए यूज होती है? कैथोड के लिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, Cu एज कैथोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर फ्रॉम द गिवन रेट कांस्टेंट। हमें यहाँ पर रिएक्शन ऑर्डर बताना है जिसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 2.6 × 10⁻⁴ लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इस यूनिट से ही हमें ऑर्डर का पता लग जाएगा, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर ये यूनिट गिवन है हमारे पास तो ऑर्डर कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर। ठीक है, वो जो रिएक्शन है हमारे पास वो कौन सी है? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देता है? मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो नहीं देता है वो कौन सा एलिमेंट है? वो हमारे पास है स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, जबकि वेनेडियम भी वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, आयरन भी +2 +3 इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, मरकरी भी +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। तो सभी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देते हैं, जैसे +2 है, +4 है, इस तरह से ये भी वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, जबकि स्कैंडियम है जो केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, +3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन अमंग द लैंथेनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड्स में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड्स के लिए मोस्ट कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द कंपाउंड। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर 5 तो हमारे पास NH3 लिगेंड है और एक CO3 कार्बोनेट लिगेंड है, तो 1 और 5 6 हो गया। तो 6 लिगेंड यहाँ पर अटैच है, तो सेंट्रल मेटल के साथ जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, जिसमें 6 आंसर है, 6 हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन कंपाउंड। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है जिसमें कोबाल्ट के साथ कार्बोनिल ग्रुप अटैच है। ठीक है, और यहाँ पर पोटेशियम है काउंटर आयन के तौर पे। तो देखिए इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +1 और इसके लिए 0। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट है उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वुड प्रीफर टू अंडरगो। जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है वो किस टाइप की रिएक्शन देगा? देखिए SN2 SN1 एलिमिनेशन नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं जो ऑर्डर है हमारे पास SN2 का वो किस तरह का है? 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। मतलब सबसे स्पीडली रिएक्शन किसमें होगी? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में। तो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ईथर्स इज। 4 ऑप्शन हमें गिवन है। तो देखिए ईथर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3O CH3। इसके अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। कार्बन कितने हैं? 2 हैं और हाइड्रोजन 6 हैं। तो किस तरह से? CnH2n+2 ये हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 है, 2 और 2 2 4, 4 + 2 6 हो गया और एक ऑक्सीजन है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास करेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, जिसमें फॉर्मूला है CnH2n+2O। ये हमारे पास ईथर का कॉमन फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग। तो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है एल्कोहल के। तो हम एल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ जानते हैं। प्राइमरी एल्कोहल स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, फिर सेकेंडरी है, फिर टर्शरी है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल के 2 ऑप्शन है हमारे पास। ये भी प्राइमरी एल्कोहल है, ये भी प्राइमरी एल्कोहल है, लेकिन इसमें लेस एल्काइल ग्रुप किसमें अटैच है? इसमें केवल एक ही कार्बन है, तो ये इस प्राइमरी एल्कोहल से भी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप और भी कम है। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के लिए। ठीक है, अगर वीकेस्ट एसिड की बात होती तो इसमें टर्शरी हो जाता। सबसे वीक एसिड कौन सा होगा? टर्शरी एल्कोहल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाई, इनमें से पूछा है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा कंपाउंड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, तो हमारे पास है 3 पेंटेनोन। अगर फॉर्मूला यहाँ पर लिखा जाए, अगर स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ की जाए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कीजिए, थर्ड कार्बन पर हमारे पास ओन है, कीटोनिक ग्रुप थर्ड कार्बन पे है, तो यहाँ मिथाइल कीटोन हमारे पास है ही नहीं। और आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमें मिथाइल कीटोन रिक्वायर्ड है, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो चाहे वो राइट साइड में हो, एटलीस्ट 1 मिथाइल कीटोन हमारे पास होना चाहिए। यहाँ पर इथाइल कीटोन है, देखिए इथाइल ग्रुप है और ये कीटोनिक ग्रुप है, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉफमान ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन फॉर्म। हॉफमान ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में हम क्या फॉर्म करते हैं, एरोमेटिक अमाइन। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रहेगा वो कौन सा है, एरोमेटिक अमाइन, क्योंकि अमाइड के साथ तो रिएक्शन होती है ब्रोमाइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज और डिसोसिएट इन ए सॉल्यूशन। अगर हम एक कंपाउंड को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो वो जो कंपाउंड हमने यूज किया है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, तो उसको हम किस कैटेगरी में लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में। दीज आयंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सॉल्यूशन। और यही जो आयंस फॉर्म होते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीटली आयोनाइजेबल है, तो कंप्लीटली आयोनाइजेबल होने से वो आयंस क्रिएट करेगा, तो ये जो आयंस हैं ये गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिक करंट के सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। जो एनर्जी रिक्वायर्ड है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, जो कि एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन है व्हाट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड। ए लिगेंड विच कंटेन 2 डोनर एटम्स। एक लिगेंड जो 2 डोनर एटम कंटेन करता है, बट ओनली वन ऑफ देम फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन उन दोनों डोनर एटम्स में से केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एट ए टाइम, एक समय में, विद सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल के साथ एक समय में केवल एक ही एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड। जैसे यहाँ पर चेक कीजिए, ये मेटल है हमारे पास और ये NO2 लिगेंड है, ठीक है। अगर ये नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन की तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और अगर ये ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ा हुआ है तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा ONO, MONO। अब ये ऑक्सीजन की तरफ से रिप्रेजेंट हो रहा है कि ऑक्सीजन की तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस तरह के जो लिगेंड होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कार्बाइलामीन रिएक्शन। जब हम प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एल्कोहलिक मीडियम होना चाहिए, इसको हीट करते हैं टोटल सॉल्यूशन को, तो हमारे पास आइसोसाइनाइड प्रिपेयर होता है, NC, ठीक है। अगर ये CN होता तो साइनाइड या नाइट्राइल होता, ये क्या है, NC मतलब आइसोसाइनाइड। बाई प्रोडक्ट है 3KCl + 3H2O, ठीक है, ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या है, आइसोसाइनाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बाइलामीन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। जब हम लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास D+ ग्लूकोज जनरेट होता है और D+ गैलेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय स्लोएस्ट स्टेप। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंट्रोल की जाती है स्लोएस्ट स्टेप के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है हमें, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो रिएक्शन की रेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमारे पास क्या है, N-1 D1 to 10 NS1 to 2, ये हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक आयन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और पूछा गया है कि ये कितने आयन प्रोड्यूस करेगा, सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने पर ये कितने नंबर ऑफ आयंस को प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ से चेक कीजिए, ये हमारे पास काउंटर आयन है SO4, तो ये बनाएगा SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। और ये हमारे पास Cu है, ये बनाएगा Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ आयंस हो गए हैं 1, ये 1, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। 2 आयंस ये प्रोड्यूस करेगा सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है C2H5Br + NaI आफ्टर दैट रिएक्शन फिल इन द ब्लैंक प्लस NaBr। तो अगर हम ध्यान से चेक करते हैं तो ये एल्काइल हैलाइड है और सोडियम आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन है, तो ये हमारे पास रिएक्शन है फिंकलस्टेन रिएक्शन, जिसमें हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है, मतलब C2H5I यहाँ पर हो जाएगा प्रिपेयर और NaBr बाई प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3CH2OH आफ्टर दैट रिएक्शन एयर ऊपर H2SO4 है और 443 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ से फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है H2O जो वाटर है ये बाई प्रोडक्ट है और मेन प्रोडक्ट हमारे पास है एल्कीन, क्योंकि H2SO4 और 443 केल्विन की प्रेजेंस में यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, OH यहाँ से और H यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनेगा और एल्कीन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में यूज किया जाएगा आंसर के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक इज IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, देखिए फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड है, ठीक है, और 4 कार्बन की चेन है और सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, मतलब ईन है, तो 4 कार्बन है मतलब ब्यूट, सेकंड कार्बन पर ईन है, सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, ईन है, और फर्स्ट कार्बन पर अल है, मतलब एल्डिहाइड है फर्स्ट कार्बन पर। ये हमारे पास हो गया ब्यूट 2 ईन 1 अल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक इज द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास काउंटर आयन है, लेफ्ट साइड में काउंटर आयन अगर हो तो सबसे पहले उसी की नेमिंग की जाएगी, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली केवल पोटासियम ही यूज होगा, पोटासियम, उसके बाद लिगेंड की नेमिंग होगी, 3 लिगेंड है हमारे पास, तो ट्राई ऑक्सिलेटो C2O4 के लिए यूज हुआ है, और एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम यूज नहीं हुआ है, एल्यूमिनेट 8 किस लिए यूज होता है, जब काउंटर आयन लेफ्ट साइड में हो, जब काउंटर आयन लेफ्ट साइड में हो मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव काउंटर आयन हो, तब हम एल्यूमिनियम EM की जगह 8 का यूज करते हैं। यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो 3 आ जाएगी हमारे पास एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है जी। इज द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड, ये हमारे पास IUPAC नेम हो जाएगा इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस कोड के लिए, फिल इन द ब्लैंक इज द डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है? सकरवी। ठीक है, सकरवी, जिससे जो गम्स हैं उनसे ब्लीडिंग होने लगती है, जो मसूड़े हैं उनसे ब्लीडिंग होने लगती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2022 के क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको इसमें सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।